हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी पर। जैसा कि मैं उम्मीद कर सकती हूँ आपने दोनों पिछली वीडियो देखी होंगी और उस वीडियो को देखने के बाद आपको वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल को और आज इस वीडियो में आपका वैदिक काल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आप ये नोट्स बनाएं इसको बार बार रिवीजन करें, डेफिनेटली आपके हर एग्जाम में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहली बात है, जो हम वैदिक काल को करे थे, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग्वैदिक काल भी बोला गया, और उत्तर वैदिक काल। अब पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को अलग अलग पढ़ने का क्या मकसद है, ये दोनों को हम क्यों अलग अलग पढ़ते हैं, वो सारी चीजें आपकी आज क्लियर हो जाएंगी कि क्यों वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड था 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका टाइम पीरियड था 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। अब इस उत्तर वैदिक काल में क्या नए चेंजेस आए, किस वजह से इसको इम्पोर्टेंट माना गया? तो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चेंज उत्तर वैदिक काल में जो आया वो था लोहे का आविष्कार हुआ। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा, सबसे पहली ज्ञात धातु, मानव के द्वारा सबसे पहली ज्ञात धातु थी तांबा। उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता आती है। हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांस्य में हमने दो धातुओं का यूज किया, दो मेटल्स को यूज किया कांस्य में। कौन कौन सी? तांबा और टीन। तो इस तरीके से उत्तर वैदिक काल तक आते आते मानव को तीन ही धातुओं का ज्ञान था, तांबा, कांसा और टीन का। अब उत्तर वैदिक काल में आकर लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे का जो मेटल था वो भी लोगों को उसके बारे में भी पता चला। अब हम जब देखते हैं तो लोहा, जो बाकी जो तीनों धातुएं थी, तीनों मेटल से उनके साथ अगर कंपेयर करें तो लोहा उनसे ज्यादा मजबूत धातु है, मजबूत मेटल है। तो इस वजह से लोहे के आविष्कार होने के बाद राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में भी बहुत चेंज आए। अर्थव्यवस्था में चेंज आने के बाद राजनीतिक व्यवस्था में चेंज आए और ये सारी जो चेंजेस हैं एक दूसरे के साथ जुड़े थे, जिसमें धार्मिक चेंजेस भी समाज में आए और सामाजिक बदलाव भी समाज में हुए। तो किस तरीके से ये बदलाव हुए उसको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई, उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार होता है। लोहे को इस टाइम पर क्रिशन या अयस, इसके लिए एक शब्द यूज किया गया, क्रिशन या अयस शब्द का यूज किया गया लोहे के लिए। अब लोहे का सबसे पहला प्रमाण इंडिया में कहाँ से मिलता है? अंतरजी खेड़ा एक जगह है जहां से लोहे का सबसे पहला प्रमाण मिलता है। सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा भी गया है कि लोहे का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? अंतरजी खेड़ा से। इस तरीके से लोहे के आविष्कार से कैसे कैसे सारे जीवन के क्षेत्रों में बदलाव आते हैं वो हम देखते हैं। राजनीतिक जीवन, तो सबसे पहले हम राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा कि पूर्व वैदिक काल में जिस कबीले को जन बोला जाता था, अब इस टाइम पर यानी कि उत्तर वैदिक काल में आकर वो जन से क्या बन गया? जनपद बन गया। यानी कि जो कबीले का जो क्षेत्र था वो बढ़ गया था और उसको अब जनपद कहा जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि जन के रहने की जगह या बसने की जगह, लोगों को, जन का मतलब क्या हो? लोग। जन के बसने की जगह को क्या कहा गया? जनपद कहा गया। तो इस तरीके से जो जन का जगह किसने ले ली? जनपद ने ले ली। यानी कि इसका क्षेत्र क्या था? थोड़ा सा बड़ा था। यहाँ पर उस टाइम पर उत्तर वैदिक काल में दो जनपद इंपोर्टेंट थे। कौन कौन से? कुरु और पांचाल। ये कुरु और पांचाल दो जनपद उत्तर वैदिक काल में इंपोर्टेंट जनपद के रूप में सामने आए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोहे का आविष्कार हुआ, तो लोहे के आविष्कार से अर्थव्यवस्था में चेंजेस आए। तो राजा के पास ज्यादा टैक्सेस आने लगे। अब राजा क्या हो गया? पैसे ज्यादा हो गए तो राजा शक्तिशाली हो गए, यानी कि राजा का महत्व बढ़ गया था उत्तर वैदिक काल में।
जैसे पूर्व वैदिक काल में राजा का पद वंशानुरूप नहीं था, तो यहाँ पर आकर उत्तर वैदिक काल में आकर राजा का पद क्या बन जाता है, वंशानुरूप बन जाता है। यानी कि राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। इस तरीके की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में शुरू हो चुकी थी। अब सीधी सी बात, अगर राजा का महत्व बढ़ेगा तो बाकी जो संस्थाएं थी जैसे सभा, समिति, विदत, इनका महत्व घटता चला गया। जैसे कि आधुनिक युग से भी अगर मॉडर्न हम अपने लाइफ में भी देखते हैं, तो अगर हम सपोज करो कि इंडिया में प्रधानमंत्री की अगर ताकत बढ़ जाती है या उनकी पावर बढ़ जाती है, तो बाकी जो संस्थाएं हैं उनकी ऑटोमेटिकली पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि राजा का महत्व बढ़ा तो बाकी संस्थाओं का महत्व क्या हो गया, कम हो गया। सभा, समिति और विदत तीनों का ही महत्व इसमें कम हो गया था। एक पॉइंट और है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि सभा और समिति को अथर्ववेद में, हमने पढ़ा था ना अथर्ववेद, जो लास्ट वेद था अथर्ववेद, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां बोला गया है। प्रजापति की पुत्रियां, सभा और समिति को क्या बोला गया है, प्रजापति की पुत्रियां बोला गया है। अथर्ववेद में ये बात बोली गई है सभा और समिति के बारे में। प्रजापति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, धार्मिक जो इनका जीवन था उसमें प्रजापति के बारे में जिक्र होगा। बलि, अब देखिए हमने जैसे पूर्व वैदिक काल में किया था, बलि स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, जो राजा को लोग अपनी इच्छा से देते थे, अपने सामर्थ्य के अनुसार देते थे। लेकिन यहाँ पर यही जो कर था, यहाँ आकर ये क्या बन गया है, ये नियमित कर बन गया है। यानी कि लोगों को देना इसमें कंपल्शन हो गया, उनको जरूरी था ये कर देना। तो इस तरीके से अगर कर नियमित कर बन गया तो राजा के पास क्या हो गया कि कर ज्यादा आने लगा, पैसे ज्यादा आने लगे, वस्तुएं सेवाएं ज्यादा आने लगी, तो उसकी शक्तियां धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो इस तरीके से हमने राजनीतिक जीवन किया, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल से डिफरेंट था या क्या चेंजेस उत्तर वैदिक काल में आए। अब आगे हम चलते हैं सामाजिक जीवन की तरफ। देखो मैंने आपको बताया कि हर सभ्यता में जो ये जीवन है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे राजनीतिक जीवन में चेंजेस आए तो सामाजिक जीवन में भी चेंजेस आए। अब समाज में भी हम देखते हैं आजकल के टाइम में भी जिसका ओहदा ज्यादा होता है समाज में, तो उसको समाज में उतनी ही उसकी इज्जत बढ़ती चली जाती है, उसका सामाजिक जीवन उतना ही अच्छा होता चला जाता है। तो सामाजिक जीवन में देखिए, इस परिवार जो सबसे छोटी इकाई थी जिसको हम कुल भी कहते थे, परिवार को क्या कहा जाता था, कुल कहा जाता था। परिवार जो सबसे छोटी इकाई थी, कुछ परिवारों से मिलकर किसका निर्माण होता है, ग्राम का निर्माण होता है, यानी कि गांव का निर्माण होता है। फिर कुछ गांव मिलकर विश्व बनाते हैं, यानी कि विश्व एक क्षेत्र यानी कि एक संस्था का नाम है, विश्व बनाते हैं। और कई सारे विश्व मिलकर जन और कई सारे जन मिलकर जनपद बनाते हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंस चला, परिवार, ग्राम, विश्व, जन और जनपद। फिर आगे आता है वर्ण व्यवस्था। पूर्व वैदिक काल में हमने देखा कि जो वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो 4 वर्ण थे, उन वर्णों की व्यवस्था किस आधार पर थी, कर्म के आधार पर थी। लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में आकर क्या होता है, जो वर्ण व्यवस्था है वो किस आधार पर हो जाती है, जन्म के आधार पर हो जाती है। यानी कि जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी वर्ण में ही रह जाएगा, उसी वर्ण के वो काम करेगा। अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय घराने में पैदा होता है तो वो क्षत्रिय ही माना जाएगा, अगर वो ब्राह्मण में पैदा होता है तो ब्राह्मण ही माना जाएगा। तो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण हो जाता है इसमें उत्तर वैदिक काल में। फिर एक और एक इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट संस्था है गोत्र। जैसा कि हम आजकल भी यूज करते हैं कि किसका कौन सा गोत्र है, तो इस गोत्र का उद्भव यानी कि इस गोत्र नामक संस्था का उद्भव कब होता है, उत्तर वैदिक काल में इस गोत्र नामक संस्था का उद्भव होता है। इस गोत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, गो को इकट्ठा करने वाला। गो मतलब गायों को इकट्ठा करने वाला। अब मैंने आपको बताया कि गाय इस टाइम पे पूर्व वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, गाय का बड़ा इंपॉर्टेंट जगह थी गाय की। तो गाय को क्या माना जाता था, एक जिसके पास गाय होती थी तो उसको धनवान या अमीर समझा जाता था। तो गो को इकट्ठा करने वाले को क्या कहा गया, गोत्र कहा गया। यहाँ पर लोगों का समूह होता था जो गायों को इकट्ठा करता था और वो एक ही गोत्र में समझे जाते थे वो लोग, और गोत्र में अपने ही गोत्र में विवाह करना वर्जित माना जाता था। तो देखो ये जो विवाह की प्रथा थी ये उस टाइम से चली आ रही है जब अपने ही गोत्र में विवाह करना क्या माना गया, वर्जित माना गया। और गोत्र का उद्भव कैसे हुआ, गायों को इकट्ठा करने वाला जो समूह था वो एक ही गोत्र का माना जाता था। तो गोत्र व्यवस्था का उद्भव कब होता है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का उद्भव होता है।
आगे आती है हमारी आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रमों की व्यवस्था, जो कि हम सामान्यतः सुनते रहते हैं, उनकी व्यवस्था कब से होती है? उत्तर वैदिक काल से होती है। आश्रम कौन कौन से 4 थे? सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जैसे कि मानव की जो जीवन थी या इंसानों का जीवन लगभग 100 साल का माना गया, जिसको 25-25 साल के 4 पार्ट में बांट दिया गया। 1 से लेकर 25 साल की उम्र के जो भी थे, उनको किसमें डाला गया? ब्रह्मचर्य में। और ब्रह्मचर्य जो का टाइम था, उसको सीखने और पढ़ने का समय माना गया। उसके बाद 25 वर्ष के बाद 25 से लेकर 50 तक कौन सा आश्रम आता है? गृहस्थ आश्रम आता है, जिस टाइम को क्या माना गया? अपने वंश को, अपने परिवार को बढ़ाने वाला समय माना गया, अपने धर्म कर्मों को पूरा करने वाला समय माना गया। उसके बाद आता है 25 से 75 के वर्ष के बीच में क्या आता है? वानप्रस्थ, यानी कि वन को गमन, यानी कि लोग अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होकर वन को प्रस्थान करते थे और वहां जाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। और लास्ट आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम, इसमें क्या करते थे? अपने सारे बंधनों से मुक्त होकर व्यक्ति क्या करता था कि सन्यासी रूप धारण कर लेता था और अपनी मृत्यु के लिए इंतजार करता था। तो इस तरीके से 4 आश्रमों की व्यवस्था कब होती है? उत्तर वैदिक काल में होती है। नेक्स्ट हमारी पॉइंट आता है स्त्रियों की स्थिति कैसी थी इस काल में। जैसा हमने पढ़ा कि पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों को काफी सम्मान था, समाज में सम्मान प्राप्त था, समिति और विदत में उनको प्रवेश का अधिकार प्राप्त था। तो यहाँ पर आकर उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थितियों में क्या आ जाती है? स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ जाती है, यानी कि स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी समाज में कम हो जाती है, सम्मान उसको थोड़ा कम मिलता है। अब इस बात का हमें कैसे पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई? क्योंकि जो समिति और विदत में जो प्रवेश का अधिकार पूर्व वैदिक काल में था, उत्तर वैदिक काल में आकर उस प्रवेश को निषेध माना गया, यानी कि मना कर दिया गया कि अब स्त्रियों को इनमें प्रवेश का अधिकार नहीं है। दूसरा, यहाँ पर कुछ कुरीतियों का प्रचलन हो चुका था, जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा। इन कुरीतियों का यहाँ पर चलन हो चुका था, जिससे पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आती है। साथ में ही हमारे एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण मतलब एक पुस्तक थी, ऐतरेय ब्राह्मण नाम से एक पुस्तक थी, जिसमें लिखा गया कि जो लड़कियों के जन्म को क्या माना गया? अपशकुन माना गया, और लड़कियों को बोला गया कि लड़कियों का जन्म अशुभ है एक तरीके से। तो इस तरीके से लगता है, इनको पढ़ने से ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आकर स्त्रियों की स्थिति में क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। फिर यहाँ पर 2 तरह की विवाह व्यवस्था थी, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का जिक्र किया गया है, जिसमें पहले 4 को अच्छा बताया गया, बाकी के 4 को खराब बताया गया। लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार के ही विवाह प्रचलन में थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता था कि उच्च वर्ण का व्यक्ति और निम्न वर्ण की महिला अगर विवाह कर लेती हैं तो उसको अनुलोम विवाह बोला गया। और प्रतिलोम विवाह में क्या बोला गया कि निम्न वर्ण का व्यक्ति और उच्च वर्ण की अगर स्त्री विवाह कर लेती है तो उसको क्या बोला गया? प्रतिलोम विवाह बोला गया। इस तरीके से 2 विवाह की व्यवस्था इस टाइम पे आती है। तो हमने इस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक दोनों जीवन पढ़ लिए हैं। आगे हम करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में, कि आर्थिक जीवन इस टाइम पे लोगों का कैसा था, कैसा इनका धार्मिक जीवन था, उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर आपका उत्तर वैदिक काल इस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आगे हमारा है आर्थिक जीवन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार बढ़ा। अब लोहे के आविष्कार के बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई लोगों की। अब सीधी सी बात है, लोहा क्या था? एक मजबूत धातु था। अगर लोहे का यूज हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि कृषि के कार्यों में लोहे का यूज होने लगा। उससे क्या होगा? कृषि हमारी अच्छी होती गई। अब कृषि अच्छी हो गई तो अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आए, क्योंकि जो लोहे हल का जो यूज करते थे पहले, जैसे मिट्टी के हल होते थे, लकड़ी के हल होते थे, उसके बाद क्या हुआ कि लोहे की फालों का यूज किया जाने लगा हलों में। इस तरीके से क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई और लोगों के आर्थिक जीवन या आर्थिक स्तर काफी बढ़ता चला गया। तो इस टाइम पे कृषि क्या था? लोगों का प्रमुख व्यवसाय बन गया था। कृषि क्या बन गया था? लोगों का प्रमुख व्यवसाय बन गया था। जैसा हमने देखा पूर्व वैदिक काल में पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, यहाँ पर आकर कृषि क्या बन गया? हमारा प्रमुख व्यवसाय बन गया। और सेकंड नंबर पे किस व्यवसाय को महत्व दिया गया? पशुपालन को दूसरे नंबर पर महत्व दिया गया।
पशुपालन में कौन कौन से दो पशु पाले जाते थे, वही दो पशु गाय। गाय को तो यहाँ जैसे उस टाइम पे इम्पोर्टेंट माना गया, वैसे ही यहाँ पर पवित्र माना गया गाय को। और घोड़े, घोड़े का यूज इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि जो राजा था उनका जनपद क्षेत्र बढ़ गया, तो उनको घोड़े की ज्यादा यूज होने लगा। युद्धों वगैरह के लिए घोड़े का ये ज्यादा यूज करते थे। अब कृषि ज्यादा अच्छे से होने लगी, तो उद्योग धंधों का भी काफी विकास हुआ। जो उद्योग धंधे थे वो भी काफी अच्छे से अच्छी व्यवस्था में आ गए थे। उद्योग धंधे कौन कौन से थे? धातु का उद्योग, धातु जैसे मैंने आपको बताया 4 धातुएं, तांबा, कांस्य, टीन और लोहा, इनका यूज किया, तो धातु उद्योग अच्छी व्यवस्था में थे। कुम्हार का उद्योग, यानी कुम्हार जो घड़े वगैरह बनाता था वो उद्योग, और रथ बनाने का उद्योग, रथकार का उद्योग, ये जो उद्योग थे ये मेनली उद्योग थे। उसके बाद व्यापार पर क्या असर पड़ता है? जैसे हमने देखा कि पहले आंतरिक व्यापार ज्यादा होता था, अब यहाँ पर भी आंतरिक व्यापार तो हो ही रहा है, लेकिन विदेशी व्यापार था वो सीमित मात्रा में था यहाँ पर भी। अब व्यापार अच्छा क्यों होने लगा? जैसे कृषि में उपज बढ़ने लगी, अधिशेष उपज, एक टर्म आई यहाँ पर, अधिशेष उपज। अधिशेष मतलब जो जीवन निर्वाह कृषि है, यानी कि खाने लायक जो अनाज है वो होने के बाद जो बाकी अनाज बच जाता था उसको किसमें यूज करते थे? व्यापार में यूज करते थे। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो अधिशेष जो व्यापार है या अधिशेष जो कृषि की टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जीवन निर्वाह के बाद आदमी के बाद जो भी चीज बचती है उसका प्रयोग वो किसमें करते हैं? व्यापार में करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी अधिशेष व्यापार की एक प्रथा चल पड़ी थी। फिर लास्ट अपना हमारा आता है द्वितीय नगरीकरण, यानी कि दूसरी बार नगरीकरण। पहली बार नगरीकरण कब हुआ था? सिंधु घाटी की सभ्यता में हमने पढ़ा कि पहली बार नगरीकरण की व्यवस्था कहाँ हुई थी? सिंधु घाटी की सभ्यता में नगरों का विकास हुआ था। उसके बाद जैसे ही वैदिक काल आता तो पूर्णतः ही ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कहीं भी नगरों का कोई नामो निशान नहीं नजर आता है। यहाँ पर आकर उत्तर वैदिक काल में आकर द्वितीय नगरीकरण की व्यवस्था शुरू हो गई थी, यानी कि धीरे धीरे नगरों की व्यवस्था या नगर स्थापित होते चले गए थे। तो इस तरीके से आर्थिक जीवन हमने पढ़ लिया है। हमारा लास्ट रहता है धार्मिक जीवन, जिससे आपको पता चलेगा कि इस टाइम पर धर्म में किस प्रकार चेंजेस आए, कैसे लोगों की मान्यताएं चेंज होती गई। देखिए हम धार्मिक जीवन, अब क्या था कि जैसे जैसे हमें पता है लोगों के पास पैसे आते जाएंगे, यानी कि उनका लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो क्या होगा कि उनके धर्म के क्षेत्र में भी चेंजेस आने लग जाएंगे। यानी कि इस टाइम पे क्या हुआ? यज्ञों और कर्म कांडों का महत्व बढ़ता चला गया। यज्ञों व कर्म कांडों का महत्व बढ़ता चला गया, क्योंकि जैसे जैसे लोग फ्लरिश होते गए, धनवान होते गए, तो उनका ध्यान किस पे रहा? बेवजह के कर्म कांडों पर, यज्ञों पर उनका ध्यान चला गया, और यज्ञों और कर्म कांडों का महत्व इस समय पे क्या हो गया? बढ़ गया था। दूसरा यहाँ पर आता है ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच संघर्ष। ब्राह्मणों व क्षत्रियों के बीच संघर्ष, हमने 4 वर्ण पढ़े थे, उनके बीच में के बीच संघर्ष। कैसे संघर्ष होता है इन दोनों के बीच में? हमने 4 वर्ण पढ़े थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इन 4 वर्णों में से पहले 2 वर्ण थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनके बीच टकराव पैदा हो गया। अब टकराव कैसे पैदा होता है? क्योंकि ब्राह्मण अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहते थे समाज में, क्षत्रिय अपनी पावर दिखाना चाहते थे समाज में। इस तरीके से दोनों के बीच में टकराव आए। ब्राह्मण यज्ञों और कर्म कांडों से लोगों को बहका रहे थे, लोगों को दूसरी तरफ लेके जा रहे थे। क्षत्रिय क्या करते थे? युद्ध वगैरह लड़कर अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते थे। तो इस तरीके से दोनों ही वर्णों के बीच संघर्ष का माहौल या टकराव का माहौल उस टाइम पे पैदा हो गया था। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट किन देवताओं को ये लोग मानते थे। जैसा हमने पढ़ा पिछले उसमें वीडियो में, पूर्व वैदिक काल में इंद्र महत्वपूर्ण देवता माने गए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इंद्र का स्थान किसने ले लिया? प्रजापति नामक एक देवता ने ले लिया, जो कि हमने अभी पढ़ा था कि अथर्ववेद में सभा और समिति को किसकी पुत्रियां बोला गया है? प्रजापति की पुत्रियां। तो वही प्रजापति को यहाँ पर मुख्य देवता माना गया। किस चीज के देवता थी? सृजन के देवता। प्रजापति को क्या माना गया? सृजन के देवता माना गया, और उत्तर वैदिक काल में सबसे इंपॉर्टेंट देवता बन गए। दूसरे आते हैं विष्णु, जिनका जिक्र पहले नहीं हुआ था। वो विष्णु भगवान या विष्णु देवता का वर्णन उत्तर वैदिक काल में आता है, जिनको बोला जाता है पोषण के देवता। पोषण व रक्षक माना गया, पोषक व रक्षक माना गया इनको, यानी लोगों का ये पोषक करते थे और इनके लोगों की रक्षा करते थे, विष्णु को माना गया इसमें। फिर हमारा आता है
पूषण, जो हमने पूर्व वैदिक काल में पढ़ा था, पूषण कौन थे? पूषण था पशुओं के देवता। यहाँ आकर पूषण को क्या माना गया? शूद्रों के देवता माना गया। तो इसकी जो महत्व था वो बदल गया था, शूद्रों के देवता माना गया पूषण को। और पशुओं के देवता कौन बन गए? रुद्र बन गए। रुद्र बन गए पशुओं के देवता। तो इस तरीके से हमने ये 4 ही देवता किए हैं, इनको अच्छे से आप करेंगे। प्रजापति इस काल में सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे उत्तर वैदिक काल में। विष्णु को क्या माना गया? पोषक और रक्षक देवता माना गया। पूषण जो पूर्व वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, यहाँ आकर किसके देवता बन गए हैं? ये शूद्रों के देवता बन गए। और पशुओं के देवता के रूप में किसको पूजा जाने लगा? रुद्र को पूजा जाने लगा। तो इस तरीके से धर्म में चेंजेस आए। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया। ये काल हमारा कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें इस चीज को। जितना आप इसको आगे बढ़ाएंगे उतना ही हमें आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।